हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर स्वागत करता हूँ विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर। और हमने हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रखी हैं और उसमें मैं आपको करा रहा हूँ बेसिकली प्राचीन भारत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आगे प्राचीन भारत में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ प्राचीन नामों के बारे में बताया था अपने भारत के। तो आज हम शुरू करते हैं जी हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भाग है वो भाग होगा जी हमारा क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। आज बेसिकली हमारी शुरुआत होगी इस चीज की। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत पढ़ने की। प्राचीन भारत, इसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये आपको आज मैं कराने वाला हूं। प्रागैतिहासिक काल, तो काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट टाइम पहली क्लास में मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दी थी और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ बातें भी बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने की। यह जो काल है बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली अवशेषों के ऊपर आधारित है। इसमें हमारे पास कोई भी रिटन सोर्स नहीं है। ठीक है, ये इसमें कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ था मानव के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट पता होना चाहिए। यह काल यह काल केवल अवशेषों पर ही आधारित है। ठीक है, इसके हमारे पास केवल अवशेष हैं, कोई रिटन सोर्स नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो क्या होगा जी, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक। ठीक है, तो उसका नाम क्या है जी, तो उसका नाम है जी रॉबर्ट ब्रूस फुट। वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है जी, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट। चलिए, अब रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही इसका जनक क्यों माना जाता है, तो उसका रीजन ये है जी, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल का प्रथम जो अवशेष ठीक है प्राप्त किया था वो इन्होंने ही किया था। प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला अवशेष था ना, ठीक है, वो किन्होंने प्राप्त किया था, किन्होंने प्राप्त किया था जी, वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या माना जाता है जी, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का प्रथम अवशेष इनके द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए इनको ही बोला जाता है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है जी, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का जो प्रथम अवशेष है वो इन्हीं के द्वारा प्राप्त किया था। और अगर आपसे ये भी पूछ ले, ठीक है, वो जो अवशेष हमें मिला था बेसिकली, वो जो अवशेष हमें मिला था बेसिकली वो था क्या। ठीक है, वो बेसिकली जो अवशेष इन्होंने प्राप्त किया था वो था क्या, तो वो आपको मैं बता देता हूँ जी। ठीक है, तो वो था जी क्या, वो था जी हस्त
वो था जी हस्त कुल्हाड़ी, मीन्स हैंड एक्स, ठीक है, वो था जी हस्त कुल्हाड़ी। और ये बेसिकली हमें मिले कहाँ से थी, ये भी हमें पता होना चाहिए जी। ये मिली थी जी पल्लवरम, ठीक है, ये मिली थी जी पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से, ठीक है, पल्लवरम, ठीक है, जो मद्रास में पड़ता है, चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जो केवल अवशेषों पर ही आधारित है, उसमें हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, ठीक है ना, तो उसके अंदर, ठीक है जी, जो प्रथम अवशेष प्राप्त हुआ था वो किन को प्राप्त हुआ था जी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, और इसलिए इनको ही बोला जाता है क्या, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का जनक किनको नहीं बोला जाता, इनको बोला जाता है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। अगला इंपॉर्टेंट, अगर आपसे मैं पूछ लूं, भारत, ये तो मैंने प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक बताया, तो अगर आपसे मैं पूछ लूं भारतीय पुरा भारतीय पुरातत्व का जनक, ठीक है जी, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है जी? ये आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये अलग आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको बताना है जी अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। देखिए दोनों बातें अलग है, अगर ये पूछे देन आपको रॉबर्ट ब्रूस फूट करना है, अगर आपसे ये पूछे तो आपको क्या करना है जी, अलेक्जेंडर कनिंघम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पहले पूछा गया है। और इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष थे, ठीक है, उनको प्राप्त करके उन पर बेसिकली शोध किया गया था। क्योंकि इसमें आप क्या लिखोगे, क्योंकि इनके द्वारा सबसे पहले सिंधु घाटी के अवशेषों पर शोध ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके द्वारा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों पर क्या किया गया था जी, शोध किया गया था, इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक क्या है जी, अलेक्जेंडर कनिंघम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। चलिए उसके बाद हम पढ़ने का काम करते हैं। अगर आपसे पूछ ले इतिहास का जनक किसे बोला जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे जनक की बात कर रहा हूँ, इतिहास का जनक, तो सीधी सी बात है, आप क्या आंसर करोगे, हेरोडोट्स, ठीक है, तब आप आंसर क्या करोगे जी, हेरोडोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये दो आपको यहाँ पर जनक पता होने चाहिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट और अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी, प्रागे ऐतिहासिक काल के अंदर और इंपॉर्टेंट बातें। चलिए जी, चलिए जी आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति व साक्ष्य, मनुष्य की उत्पत्ति व साक्ष्य, ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई थी, उसके साक्ष्य हमें सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बेसिकली कहाँ से मिले, तो ये हमें पता होना चाहिए जी। तो चलिए शुरू करते हैं जी। 10 लाख वर्षों पहले मनुष्य की उत्पत्ति के साक्ष्य मिले थे, जिन्हें क्या कहा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसमें आप लिख सकते हो 10 लाख वर्षों पहले मनुष्य के, ठीक है जी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 लाख वर्षों पहले मनुष्य की उत्पत्ति के साक्ष्य हमें मिले थे। 10 लाख वर्षों पहले मनुष्य की उत्पत्ति के साक्ष्य मिले
जिन्हें, अगर आपसे पूछ ले जिन्हें क्या कहा जाता था जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्या कहा जाता था जी, वो आपको पता चाहिए, नर वानर, ठीक है, उन्हें कहा जाता था नर वानर, प्राइमेट्स, ठीक है। तो जिन्हें क्या कहा जाता था जी, नर जिन्हें कहा जाता था जी नर वानर, ठीक है। तो 10 लाख वर्षों पहले मनुष्य के उत्पत्ति के साक्ष्य मिले जिन्हें नर वानर कहा जाता था। तो जैसे जैसे मनुष्य का मतलब वो विकास हुआ, तो जो हमारे अलग अलग देश हैं उनमें अलग अलग इनका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो मानव के मतलब जो, ठीक है, इनके नाम थे वो अलग अलग जगह अलग अलग दिए गए। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। अगला आपको याद रखना है, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है जी, तो ये आपको बताना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है जी। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ये आपको बताना चाहिए। तो पहला भाग क्या है जी, तो पहले भाग को बोला जाता है पाषाण काल, दैट मीन्स स्टोन एज। दूसरा अगर आपसे पूछ ले मेटल एज, दूसरे काल का क्या नाम है जी, ताम्र युग, ठीक है, या ताम्र काल, ठीक है जी। तो इसको आप कह सकते हो कॉपर एज। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने 2 भागों में बांटा है जी, पाषाण काल, दूसरा ताम्र काल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है, पाषाण काल के बारे में। अब पाषाण में मैंने लिखा है स्टोन एज, तो उसका मतलब यहाँ पर ज्यादा काम किन के थ्रू हुआ होगा जी, वो डेफिनेटली स्टोन्स के द्वारा, पत्थरों के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना, ठीक है जी। तो हम पढ़ेंगे अब पाषाण के बारे में। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में, पाषाण युग के बारे में, ठीक है। तो पाषाण युग के जैसे नाम में ही लिखा है पाषाण, स्टोन एज, तो मनुष्य ने इसमें किसका इस्तेमाल किया होगा, ज्यादा पत्थरों का। और इस भाग को भी फर्दर हमने कितने भागों में बांटा है जी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 1 बाय 1 इनको फिर डिस्कस करते हैं। तो कितने भागों में बांटा है, ये भी हमने बेसिकली 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जी, पूरा पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है जी क्या, मध्य पाषाण काल। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है जी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ये 3 भागों में पाषाण काल को हमने डिवाइड किया है जी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जी पूरा पाषाण काल के बारे में। तो चलिए लिख लेते हैं जी, पूरा पाषाण काल। तो काफी इंपॉर्टेंट यह भाग है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी डेट के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो पूरा पाषाण काल है इसकी शुरुआत कब से कब तक है। तो आपको मैं बता दूं, इसके पास हमारे कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक अननोन पीरियड से शुरू होने वाली जो काल है वो है, तो इसमें आप लिख सकते हो जी, ठीक है, अननोन पीरियड टू 8000 बीसी या ईसा पूर्व, ये इसका काल रहेगा, ठीक है। अननोन पीरियड टू 8000 बीसी, यहां तक वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसमें क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं, इस काल की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है।
इस काल की जो प्रमुख विशेषता है, तो सबसे पहले इस काल में क्या हुआ था, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको ध्यान रखना है जी। इस काल में हुआ था सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया था जी, आग का आविष्कार। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। इस काल में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। ठीक है जी, तो इस काल में मनुष्य के द्वारा आग का, फायर का, ठीक है, किसका आविष्कार किया गया था जी, आग का। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, वो बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ आविष्कार हुआ था, ना कि मनुष्य ने इसका इस्तेमाल करना सीखा था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हो नोट में, इस काल में क्या होता है जी, सिर्फ आविष्कार किया गया था लेकिन इस्तेमाल करना मनुष्य को नहीं आया था, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन मनुष्य के द्वारा इस काल को प्रयोग, सॉरी यहाँ पर आग आएगा जी, इस आग को प्रयोग करने की जानकारी नहीं थी। वो नहीं जानता था आग को कैसे प्रयोग किया जाए। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इस काल में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं जी। ठीक है, इस काल में जो मनुष्य था वो बुरी तरह, ठीक है, भोजन इकट्ठा करने में ही मतलब लगा रहता था। ठीक है, उसका पूरा ध्यान किसी बात पे था, इसी बात पे था। ये भी आपको उसमें लिखना है। ठीक है जी, तो लिखिए जी, लिखो जी, इस काल में मनुष्य पूर्णतः भोजन संग्रहण पर आधारित था। इस काल में मनुष्य पूर्णतः, ठीक है, भोजन संग्रहण पर, भोजन संग्रहण पर आधारित था। ठीक है, मतलब उसको क्या था, अपने लिए भोजन इकट्ठा करना था, वो सिर्फ यही जानता था। इसलिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या करता है, भोजन को संग्रहण करने के लिए वो क्या करता है, वो शुरू कर देता है जी शिकार करना। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो वो क्या कर देता है जी, शिकार करना। तो लिख लीजिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस काल में मनुष्य इस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए, इस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, और शिकार करने के लिए उसने क्या किया, बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल। ठीक है, उसने बनाए जी बड़े बड़े औजार, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो इस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, इसलिए उसने बड़े बड़े औजारों का निर्माण किया। ठीक है जी, इसलिए उसने बड़े बड़े औजारों का निर्माण किया। वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को हमने 2 भागों में बांटा है। एक भाग का नाम क्या है जी, पाषाण युग, एंड दूसरे भाग का नाम क्या है जी, ताम्र युग। और पाषाण युग में सबसे पहले
आपको पता होना चाहिए पाषाण युग को भी फर्दर हमने कितने भागों में बांटा है जी, 3 भागों में बांटा है। तो पहले भाग का नाम क्या है जी, पुरा पाषाण काल, दूसरे भाग का नाम क्या है जी, मध्य पाषाण काल, और तीसरे भाग का नाम क्या है जी, हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, अब ये जो पुरा पाषाण काल हमने शुरू किया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा इसका टाइम पीरियड क्या है, तो दैट इज अननोन पीरियड से लेके 8000 बीसी तक, अननोन पीरियड से लेके 8000 बीसी तक का क्या है जी, इसका काल है। उसके बाद इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो आपको पता होनी चाहिए। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, ठीक है, सिर्फ आग का आविष्कार किया था, ना कि आग को कैसे प्रयोग करें, क्या उससे काम ले, वो उनके बारे में जानता था। ठीक है, तो ये चीज इसको नहीं पता थी, तो उसमें मैंने ये भी लिखा हुआ है मनुष्य के द्वारा आग को प्रयोग करने की जानकारी नहीं थी। तो और इस काल में मनुष्य पूर्णतः भोजन पर संग्रहण पर आधारित था। उसका एक काम था भोजन को इकट्ठा करना, और अगर भोजन को इकट्ठा करना तो सीधी सी बात है वो शिकार करता था। ठीक है जी, और शिकार करने के लिए क्या किया, जिसने बड़े बड़े औजारों का निर्माण किया। ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तीनों पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। ठीक है, आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। इस पूरा पाषाण काल को भी फर्दर हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग होगा जी उसे क्या बोलते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पता होना चाहिए, निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, अब इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है इसमें मनुष्य के द्वारा क्वार्ट जाइट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, क्वार्ट जाइट पत्थर का इस्तेमाल। ठीक है जी, तो उसमें मनुष्य के द्वारा क्वार्ट जाइट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, और इसके जो निर्मित औजार हैं वो आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, इसके पत्थर के द्वारा जो निर्मित औजार हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो निर्मित औजार क्या है जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चॉपर। ठीक है, तो चॉपर भी इसके द्वारा ही बनाया गया था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके द्वारा जो निर्मित क्या थे जी, औजार थे, एक था चॉपर, एंड देन दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है जी, हैंड एक्स मतलब हस्त कुल्हाड़ी। हस्त कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। तो ये दो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि चापर चौपर उन्हें मतलब इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपको पता होना चाहिए सोहन नदी घाटी से। ठीक है, और जो हमारे हस्त कुल्हाड़ी मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो कहाँ से मिले जी, ठीक है, मद्रास। कहाँ से मिली है जी, मद्रास तमिलनाडु। मद्रास तमिलनाडु से। ठीक है जी, तो इस पत्थर के इस्तेमाल से ये 2 औजार उन्होंने बनाए।
ठीक है। और इन दोनों औजारों के जो साक्ष्य हमें मिले हैं, चौपर के मिले हैं सोन घाटी नदी से, और दूसरे हस्त कुल्हाड़ी के कहाँ से मिले, पल्लवरम मद्रास तमिलनाडु से। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा, निम्न पुरा पाषाण काल के बाद हम पढ़ेंगे मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल। तो अगला भाग आपको ध्यान रखना है, मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है। अब मध्य पुरा पाषाण काल भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें मनुष्य द्वारा जैस्पर और चर्ट पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसमें मनुष्य द्वारा जैस्पर और चर्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसमें मनुष्य द्वारा जैस्पर और चर्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया, और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। अब इसके मुख्य औजार क्या थे, ठीक है, इन पत्थरों से मुख्य औजार क्या बनाए गए, इस जैस्पर और चर्ट के मुख्य औजार। ठीक है, तो मुख्य औजार आपको पता होना चाहिए। मुख्य औजार था जी फलक। ठीक है, मुख्य औजार था जी क्या, इसका फलक, इनके द्वारा फलक बनाया गया। अब फलक क्या है जी, पत्थरों को तोड़कर बनाया जाने वाला हथियार। ठीक है, पत्थरों को तोड़कर बनाया जाने वाला हथियार। ठीक है जी, तो फलक क्या है जी, पत्थरों को तोड़कर बनाया जाने वाला हथियार। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य औजार फलक बनाया गया, तो इसलिए फलक संस्कृति भी किसे कहा जाता है, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए फलक संस्कृति मध्य पुरा पाषाण काल को कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, फलक संस्कृति आपसे पूछ ले, देन आपको बताना है जी मध्य पुरा पाषाण काल को क्या किया जाता है जी, क्या कहा जाता है जी, फलक संस्कृति कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या जी, उच्च पुरा पाषाण काल। तो आपको मैंने बताया कि पाषाण काल को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। अब हम पढ़ रहे थे जी पूरा पाषाण काल के बारे में, इसको भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूं, हाँ, मध्य पूरा पाषाण काल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं जी क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चलिए जी, तो वो होगा जी उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, वेरी इंपॉर्टेंट, पुरा पाषाण काल के तीसरा भाग उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मुख्य रूप से इसमें जो हथियार मिले वो थे मतलब ब्लेड, हस्त कुल्हाड़ी, क्लीवर्स, क्रैपर्स। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य रूप से हथियार मिले, तो इसमें आप लिखो इसके मुख्य रूप से हथियार
जो मिले, ठीक है। इसके मुख्य रूप से जो हथियार मिले वो आपको पता होना चाहिए, लाइक ब्लेड, ठीक है, ब्लेड हो गया, क्लीवर्स हो गया, क्लीवर्स मेन, हाँ जी क्लीवर्स हो गया, स्क्रैपर हो गया जिससे हम कुछ खुरच सकते हैं, स्क्रैपर, ठीक है। जैसे ब्लेड हो गया, क्लीवर्स हो गया, ठीक है, स्क्रैपर्स हो गया। उसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, हस्त कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी, ठीक है, हस्त कुल्हाड़ी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो औजार हथियार यहाँ से मिले थे किस काल में, उच्च पुरा पाषाण काल में, ठीक है। लाइक ब्लेड हो गया, क्लीवर्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया, ठीक है, हस्त कुल्हाड़ी हो गया। चलिए अब इनके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। तो इन हथियारों के साक्ष्य बेसिकली सोहन, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, और आपको ध्यान रखना है जी नर्मदा, नर्मदा नदी घाटी। ये बेसिकली इनके क्या थे, ये बेसिकली इनके साक्ष्य थे जहां से हमें जो बेसिकली औजार हैं, ठीक है, हथियार हैं वो मिले हैं। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी, ठीक है। और इसी काल में क्या हुआ है, कुछ गुफा चित्रकारी भी मिली है, ठीक है। तो इसमें ये भी आपको लिखना होगा। इस काल में कुछ गुफा केव पेंटिंग्स, गुफा चित्रकारी, ठीक है। इस काल में कुछ गुफा चित्रकारी भी मिली है, केव पेंटिंग्स भी मिली है। और अगर आपसे पूछ ले इस गुफा चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं जी, देन आपको क्या याद रखना है जी, इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं जी, वो हमें मिले हैं जी भीमबेटका, भीमबेटका भोपाल, मध्य प्रदेश से, ठीक है जी। जो हमें मिले हैं भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको इसमें बताई। तो चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। अब पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने आपको इसको भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया, तीनों भाग आपको मैंने बताए, ठीक है। अब करते हैं जी मध्य पाषाण काल के बारे में डिस्कस। चलिए मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब पत्थरों का तो प्रयोग होगा ही होगा क्योंकि पाषाण युग चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मध्य पाषाण काल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जी। तो अननोन पीरियड से 8000 का जो पीरियड था वो हमारा कौन सा था जी, वो हमारा आपको पता होना चाहिए कौन सा काल था जी। पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा जी 4000 बीसी से 2000 बीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 4000 बीसी से 2000 बीसी। और अब इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं।
पूरा पाषाण काल में आपने पता किया कि मनुष्य ने आग का इस्तेमाल किया, वो शिकारी हुआ करता था, बेसिकली बड़े बड़े औजार उसने बनाए। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचते हैं मध्य पाषाण में। अब मध्य पाषाण में क्या विशेषताएं होगी? इसमें मनुष्य ने क्या किया जी? पशुपालन की शुरुआत। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहली विशेषता आपको लिखनी है, इसमें मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। इसमें मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि पशुपालन के साक्ष्य बेसिकली हमें मिले कहाँ से, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो आप लिख लीजिए पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़, मध्य प्रदेश, बाजौर, राजस्थान। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, देन आप क्या कहोगे जी? आपको पता होना चाहिए ये आदमगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहां से मिले। दूसरा आपको ध्यान रखना है बागौर, बागौर आपको क्या ध्यान रखना है? राजस्थान से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पशुपालन की शुरुआत हो गई थी इस काल में मनुष्य के द्वारा, और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं बेसिकली वो कहाँ से मिले? आदमगढ़ और बागौर, राजस्थान से। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो क्या होगा जी? ठीक है, अब देखिए, अब जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, उसने पूरा पाषाण काल में बड़े औजार बनाए थे, लेकिन इस समय में आके उसके हथियारों के जो आकार हो गया वो क्या हो गया जी? वो हो गया छोटा। तो उसमें ये पॉइंट भी आपको लिखना है अच्छे से। इस काल में मनुष्य के औजारों का, इस काल में मनुष्य के औजारों का आकार छोटा हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। जिन्हें जिन्हें माइक्रोलिथ, जिन्हें माइक्रोलिथ, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। चलिए, उसके बाद हम अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने का काम करते हैं जी, मानव कंकाल के साथ। ठीक है, चलिए, तो मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य भी इसी काल में हमें मिले थे। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य, मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य भी हमें इसी काल के दौरान मिले। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। और वो मिले कहाँ से जी? सराय नाहर, प्रतापगढ़, यूपी के अंदर मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य। और अगर आपसे पूछ ले देन आप क्या कहोगे जी? सराय नाहर, ठीक है, जगह है जी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सराय नाहर, प्रतापगढ़, यूपी, यहां से मिले हैं जी प्रथम मानव कंकाल के साक्ष्य। अगर आपसे पूछ ले पशुपालन की शुरुआत कौन से काल में हुई, देन आप जाओगे मध्य पाषाण काल में। अगर आपसे पूछ ले आग की शुरुआत कहाँ पे हुई, देन आप क्या कहोगे जी? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में कहाँ से हुए जी? सराय नाहर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ये सारे के सारे काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता के चल रहा हूं।
तो उसके बाद हम पढ़ते हैं जी अगले काल के बारे में। वो काल क्या होगा जी? हमारा नवपाषाण काल। तो चलिए शुरू करते हैं जी। चलिए जी, नवपाषाण काल। पाषाण काल का तीसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं जी। नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का टाइम पीरियड आपको पता होना, जैसे आपने पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड लिखा अननोन से 8000 और फिर मध्यापाषाण का 8000 से 2000। तो अब आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। नवपाषाण का जो काल होगा वो क्या होगा जी? 4000 बीसी से 2500 बीसी। चलिए, इसमें मुख्य क्या क्या काम हुए वो हम पढ़ते हैं जी। इसमें मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। व्हील। पहिए का आविष्कार किया गया। इसमें मनुष्य के द्वारा जी पहिए का आविष्कार किया गया जी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछ ले, जैसे आग का आविष्कार आपने बताया जी पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। पशुपालन की शुरुआत किस में हुई? आपने क्या बताया जी? मध्य पाषाण काल। अब आपसे पूछ ले कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, देन आप क्या कहोगे जी? कृषि की शुरुआत हुई हमारे नवपाषाण काल में, ठीक है। तो लिख लीजिएगा जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई, ठीक है। इसी काल में मनुष्य के द्वारा किसकी शुरुआत की गई जी? कृषि की शुरुआत। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछ ले जी कृषि के साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिले? तो कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि के प्रथम साक्ष्य, ठीक है जी। तो एक जगह है वो आपको पता होना चाहिए, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ती है जी? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है जी वर्तमान में? तो आपको पता होना चाहिए जी, ये पड़ता है पाकिस्तान में। तो कृषि के जो प्रथम साक्ष्य हमें मिले थे वो मिले थे जी मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, आग का आविष्कार, पशुपालन का आविष्कार और देन किसका जी? कृषि का आविष्कार। चलिए आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी, ठीक है। तो कौन कौन सी कृषि के यहाँ पर साक्ष्य हमें मिले हैं, तो ये पता होना चाहिए जी। गेहूं, जौ, आई मीन टू से किस खेती के प्रथम साक्ष्य हमें मिले जी? गेहूं, जौ और कपास। कपास के साक्ष्य, ठीक है। तो गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य। अगर आपसे पूछ ले चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कि चावल की खेती सबसे प्रथम कहाँ पर की गई मनुष्य के द्वारा, तो आपको बताना है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले ही पेपर में पूछा गया जी। तो आपको बताना जी कोल्डी हवा और इलाहाबाद यूपी, ठीक है। कोल्डी हवा, इलाहाबाद यूपी। कोल्डी हवा, इलाहाबाद यूपी, ठीक है। कोल्डी हवा, इलाहाबाद यूपी, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य, ठीक है जी।
तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे हम पढ़ने का काम करते हैं जी। मानव अस्थियों के साथ कुत्ते के जो कंकाल हैं वो भी आपको पता होना चाहिए इसी काल में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां, मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां, ठीक है जी। कहाँ से मिली हैं? बुर्ज होम और गुफ कराल, जम्मू कश्मीर से। बुर्ज होम बुर्ज होम और गुफ कराल, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया किस काल में जी? नवपाषाण काल में। उसके बाद क्या किया गया जी? कृषि की शुरुआत की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए जी? गेहूं, जौ और कपास की साक्ष्य। अगर आपसे पूछ ले चावल की खेती सबसे पहले, धान की खेती, देन आप क्या कहोगे जी? कोल्डी हवा, इलाहाबाद, यूपी में। एंड देन मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां, बुर्ज होम और गुफर कराल, बुर्ज होम और गुफ कराल जो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं जी, ठीक है। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि मनुष्य का जो पालतू रहा होगा सबसे पहले, ठीक है, तो क्या रहा होगा जी? वो कुत्ता रहा होगा, इसलिए उसके साथ। या फिर ये इनकी प्रथा होगी कि अगर किसी कुत्ते का मालिक मर जाता है तो उसके साथ उस कुत्ते को भी क्या कर दिया जाता है जी? दफना दिया जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको पाषाण युग के बारे में मैंने अच्छी तरह से जानकारी दी होगी। इसके तीनों पार्ट आपको मैंने बताए, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ताम्र युग के बारे में। थैंक यू।